अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट for irregular variation in ionization enthalpy both first and second in first series of transition elements। तो मैं 3D सीरीज की बात करेंगे और उसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इरेगुलर क्यों है? क्योंकि देखो, जनरल ट्रेंड क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना या फिर रिमूव करना डिफिकल्ट होता जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, बट ये इरेगुलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे पहले कि इरेगुलर क्यों है। क्योंकि जब जैसे क्रोमियम और कॉपर है, ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम की है 3d5 4s1, कॉपर की है 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली यूज कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो क्रोमियम है वो हो रहा है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल और कॉपर हो रहा है फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, बट जैसे अब कॉपर है, कॉपर तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम। अब कॉपर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट नंबर की है वो सडनली डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम है। तो जो ट्रेंड है वो इरेगुलर हो जाता है। Ionization enthalpy 1 is variable from scandium to zinc because after losing one electron from 4s, अब ये एनसीईआरटी की भाषा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। फ्रॉम 4s रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टू 3d। ठीक है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं रिऑर्गेनाइजेशन। अब जो डी ऑर्बिटल है हमारा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ गया तो बॉन्ड का नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें वेरिएशन आ जाएगी। तो अब ये कहना चाहता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी अकाउंट नहीं करती, साथ ही साथ एक रीऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी है जो कि उसे डिसाइड करता है। इट ऑकर्स टू हैव, रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इट ऑकर्स टू हैव मोर एक्सचेंज वही बात आगे बॉन्ड बनाने के लिए, एंड अटेन बेटर स्टेबिलिटी बाय लॉस ऑफ मोर एक्सचेंज एनर्जी। अब बॉन्ड बनाएगा, अब जैसे दो ऑक्सीजन के एटम्स है वो पास में आके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने पर एनर्जी रिलीज होती है, वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है और एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, this means ionization enthalpy has another component called reorganization energy involved in it, thus it shows variability। ठीक है, तो यहीं पर काम खत्म हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में वही है। as we move from scandium to zinc, ionization enthalpy 2 is also variable। 2 वेरिएबल इसलिए क्योंकि जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक में से फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची थी 3d10 4s1। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल। तो वो अच्छे से करना चाहेगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड वाली बहुत लो होगी। ठीक है, ऐसे ही जो मैंगनीज है उसकी भी बहुत लो होगी। बट जो क्रोमियम है और कॉपर है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो चुके हैं, तो उनकी आयनाइजेशन सेल्फी सेकंड बहुत हाई होगी। तो जो ट्रेंड है ये इरेगुलर नहीं रहता। As we move from scandium to zinc, ionization enthalpy 2 is also variable because elements like chromium and copper are D5 and D10 are filled and fully filled stable after losing one electron. Thus, their ionization second is high, whereas elements like manganese and zinc tend to lose second electron easily to attain half-filled and fully filled orbital stable configuration. Thus, IE second for zinc and manganese is very low। तो ये बढ़ रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से आयनाइजेशन थेरेपी कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें रिऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अगला है डाउन द ग्रुप फ्रॉम। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह दे रखा है। ठीक है, down the group from series titanium to series 2 zirconium, electrons added in use। अब ये डी सीरीज की बात कर रहा है, टाइटेनियम, जर्गोनियम, हॉफनियम। ठीक है, या फिर वेनेडियम, कितनी ही बढ़ा लो आगे तक। ठीक है, स्कैंडियम वाले ले लो,
कितना ही लिख लो, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब इसके अंदर जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद से हमारे एफ ऑर्बिटल शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग पुअर होती है और अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाती है न्यूक्लियस के टूवर्ड्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो साइज है वो सेम हो जाता है। ऑल्दो हम डाउन द शेल जाते हैं, लेंथेनम के बाद जब अगले वाले शेल में जाएंगे तो लेंथेनम के बाद से हमारे यहाँ पर सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो जर्कोनियम में वो शील्डिंग होगी। अब जर्कोनियम में ऑल्दो हमने एक एक्स्ट्रा शेल डाल दिया एज कम्पेयर टू, ओ आई एम वेरी सॉरी, मैं होफनियम की बात कर रहा हूँ, मैं जर्कोनियम जर्कोनियम बोला जा रहा हूँ, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ। अब हॉफनियम से पहले एफ और बाइटल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरा शील्डिंग होगी, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो साइज है वो कम हो जाएगा। तो जर्कोनियम के मुकाबले होफनियम का साइज तो ज़्यादा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके पास, होफनियम के पास एक एक्स्ट्रा शेल है, बट वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स के एंट्री होने की वजह से शील्डिंग पूरी हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जर्कोनियम और होफनियम का साइज सेम हो जाता है, एनबी और टीएच का साइज सेम हो जाता है, लेंथेनम और एक्टिनम का साइज सेम हो जाता है। अब वाई आर और लेंथेनम का जो साइज है वो सेम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले हमारे एफ ऑर्बिटल अभी फिर भरना शुरू नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर लेंथेनम और एक्टिनम का साइज सेम होगा, ठीक है। वही बात इसने कर रखी है, ये कह रहा है डाउन द ग्रुप फ्रॉम सीरीज 1 टू सीरीज 2 साइज इंक्रीजेस, ठीक है, न्यू शेल ऐड कर दिया, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, बट फ्रॉम सीरीज 2 टू सीरीज 3, ठीक है, हैव फुली फिल एफ ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग, मोर फोर्स, लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन लग गई, दस आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड सीरीज की सेकंड सीरीज के साथ सिमिलर होती है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज कम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लगने की वजह से, ठीक है। अब साइज सेम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम रहेगी। अब मान लो कि जो स्क्रीनिंग थी एफ ऑर्बिटल्स की वो बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव पावर जो ऊपर वाला शेल था उससे भी ज़्यादा हो गया, तो साइज और कम हो गया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी या तो सिमिलर होगी या तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें साइज बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वैसे सिमिलर हो जाती है, चांसेस है कि उससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब एफ ब्लॉक के और वाइटल्स जो है उनमें जो एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है। फॉर फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन ई नॉट वैल्यूज। अब हमें पता है कि जब हम कॉपर को कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट करते हैं तो ये इजीली नहीं होता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जो होगा, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि जो इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ठीक है, वो इरेगुलर क्यों है, तो इसका अब ये बहुत नेगेटिव है, तो जब हम कॉपर प्लस 2 को कॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ई नॉट की जो वैल्यू होगी इस केस के अंदर, ये ई नॉट जो होगा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है ना, इससे हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है, यहाँ पे अपोजिट साइन का होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि जो सबसे पहले एटोमाइजेशन एंथैल्पी लगती है, फिर सब्लिमेशन एनर्जी लगती है, फिर उसके बाद हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, फिर हाइड्रेशन एनर्जी लगती है। तो इन सब केस के अंदर जो ई नॉट वैल्यू आती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं आती, वो कॉम्बिनेशन है तीन चार चीज़ों का, जैसे कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। इसीलिए ये रेगुलर या फिर अपना रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता, इरेगुलर है। जैसे हमने पीछे बात करी थी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी रेगुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें रीऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन्वॉल्व है। ऐसे ए नॉट भी रेगुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तीन चार फैक्टर्स और हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। E naught value depends on the sum of atomization enthalpy, ionization enthalpy, hydration energy, साथ में sublimation energy भी डाल दो,
तो thus it shows variability from scandium to zinc। तो जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो भी वेरिएबल है, ठीक है। डी ब्लॉक में साइज भी वेरिएबल है फर्स्ट रो का, ठीक है। और साथ ही साथ जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो अभी रो वाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रुप में तो हमने देख लिया कि जो जब हम 3D से 4D जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, बट जब 4D से 5D में जाते हैं तो साइज सेम होने की वजह से आयनाइजेशन थेरेपी ऑलमोस्ट सेम होती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम एक क्रॉस ग्रुप बात करें तो हम देख चुके हैं कि इरेगुलर है, ई नॉट वैल्यू भी अक्रॉस द ग्रुप इरेगुलर है और साइज भी अक्रॉस द ग्रुप इरेगुलर रहता है। Why is E naught value for Mn plus 3 to Mn plus 2 couple much more positive than chromium plus 3 to plus 2 Fe plus 3 to plus 6। अब ये प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहा है, प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है ना, तो मतलब जो ई नॉट है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, मतलब कि जो ये वाली रिएक्शन है ये अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छे से रिड्यूस होना चाहता है, बट ये दोनों रिड्यूस नहीं होना चाहते। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि जो Mn+3 है, ठीक है, मैंगनीज होता है 3d5 4s2, Mn+3 हो जाए, सबसे पहले 4s से निकालेंगे, फिर 5d से 1 निकाल दें तो d4 बच जाएगा। d4 क्या, अब मैंगनीज शो करता है हमें +7 और +2, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, खुद रिड्यूस होना चाहता है, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद d5 हो जाएगा, हाफ रिड्यूस बैटल स्टेबल, ठीक है। बट जो क्रोमियम+3 है, क्रोमियम+3 ऑलरेडी +d3 में है, ठीक है। क्रोमियम+3 जो है वो d3 में है, और क्रोमियम के लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें पता है, +6 और +3। +6 ड्यू टू नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और +3 टू अटेन हाफ फिल D2G स्टेबल। तो ये तो ऑलरेडी हाफ फिल D2G स्टेबल है, ये रिड्यूस होना ही को चाहेगा, इसीलिए ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए, सॉरी आयरन के लिए, आयरन+3 होता है 3d5, वो भी हाफ फिल D स्टेबल में, ठीक है। Why is highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide and fluorides only? ये पढ़ लेते हैं, उतना ही काफी, आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत है, ठीक है। ये पॉइंट भी काफी सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम+2 और और आयरन+2 एंड वाई। अब देखो क्रोमियम+2, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 3d5 4s1 +2 करेगा 3d4 बचेगा, ठीक है। 3d4 है, ये 3d3 में जाना चाहता है क्रोमियम, तो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना चाहता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सामने वाले को रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्रोमियम+2 जो है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा टू अटेन हाफ फिल D2G स्टेबिलिटी। अब जो आयरन है, आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 3d6 4s2, ठीक है। अब +2 में ये 3d6 होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है टू अटेन d5 और हाफ फिल D स्टेबिलिटी, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सामने वाले को रिड्यूस करना चाहता है, मतलब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, टू अटेन हाफ फिल D स्टेबिलिटी। अब दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, बट बेटर कौन सा है, अब ये एक ही चीज पर डिपेंड करता है, एक स्टेटमेंट है, हाफ फिल D2G इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल D, क्योंकि जो हाफ फिल D2G हमारे ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज कंपाउंड्स, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब हम स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल की, मान लो हमारे पास डी ऑर्बिटल था 1 2 3 4, इसकी जब स्प्लिटिंग होती है तो Eg ऊपर जाता है और T2G नीचे जाता है, तो जो T2G है उसकी जो एनर्जी है वो D से कम है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम वो उतना ज्यादा स्टेबल, तो हाफ फिल D2G इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल D ऑर्बिटल, इसीलिए क्रोमियम+2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम+2 भी रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, क्रोमियम और आयरन+2 भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट बेटर कौन सा है, तो बेटर के केस में हमारे पास क्रोमियम+2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बाकी का अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।